तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो इसमें हम लोग यूनिट वाइज एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो यानी आप लोग के पास जो चार यूनिट है उस 4 यूनिट में से अगर हम लोग 30 एमसीक्यूज की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। लेकिन इन 4 यूनिट में तो 7 चैप्टर्स है ना, या तो 7 चैप्टर्स में से अगर 30 एमसीक्यूज की बात करेंगे तो 210 एमसीक्यूज हो जाएंगे। परेशान नहीं हो, ये एक एमसी मतलब ये 210 एमसीक्यू एक वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यूनिट वाइज पूरा डिवाइड करूंगा और एक चैप्टर वाइज में यूनिट डिवाइड करूंगा। यानी अगर आप लोग चैप्टर कहीं से भी पढ़ रहे हो तो अगर एमसीक्यूज अगर पढ़ना है तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, तो एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे फॉर्म में मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं एमसीक्यूज के लिए। देखो हमें जानना जरूरी है उसका मेथड। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा हर एक एमसीक्यूज के साथ आपको उसका मेथड बता पाऊँ या उसकी ट्रिक बता पाऊँ कि अगर उस एमसीक्यूज से रिलेटेड आगे के अगर 5 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट आप 3 तो कर पाओगे, तो खुद से कर पाओगे, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गया। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है पृथ्वी श्रीवास्तव, दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। आज बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के ऊपर बात करेंगे, जिसमें रेजोनेंस इंडक्टिव फील्ड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स एराइंस और नाइट्रीन्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रेडिकल्स कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन की बात करेंगे। इनके टॉपिक की नहीं, इनके एमसीक्यूज के थ्रू इनके टॉपिक की बात करेंगे अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये देखो जैसे हम लोग पूरा इसके एक्सप्लेनेशन के पूरा थ्रू बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्रुप प्लस आई इफेक्ट। अब देखो एक बात ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट, जिसके पास जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो माइनस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे ओ, यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे COO माइनस H प्लस है, यहाँ पे सिर्फ CH3 है जो कि प्लस CH3, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वरना एक बॉन्ड के साथ और अटैच होता। जो भी यहाँ पे ध्यान रखना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा। मतलब समझ लो मैं प्लस आई हूं तो मैंने आपसे एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो माइनस आई इफेक्ट। मैं प्लस आई हूं तो मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया तो प्लस आई इफेक्ट। समझे, माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेना, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देना। तो बस इतने ही ट्रिक ध्यान रखना, बाकी ये देखना सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो प्लस आई इफेक्ट रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। बात कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप है एंड इट इज नोन फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग में, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर बढ़ाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ पे भी मेथड है माइनस आई का, यहाँ पे मेथड किसका है माइनस आई का। अच्छा एक बात बताओ, खुद ध्यान दे रहा, जैसे CH3 COO माइनस प्लस H प्लस है, ये कहाँ से आया होगा, CH3 COOH में से आया होगा, है ना। अब खुद ही एक बात बताना, ये जो COO माइनस है और ये H प्लस है, अगर ये COO माइनस कहीं बिजी नहीं होगा तो H प्लस को जाने नहीं देगा भाई। ये अगर COO माइनस जो है इसके पास O के पास जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट में से जो ऑक्सीजन हमारा आता है, फ्लोरीन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन ही तो आता है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये रहा H प्लस चार्ज है। ये ऑक्सीजन अगर ये इसका जो चार्ज कहीं इधर उधर बिजी नहीं होगा तो H प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी अच्छा एसिड नहीं कहलाएगा। इसीलिए जो होता है ना एसिटिक एसिड बच्चों, वो वीक एसिड कहलाता है। जो हमारा CH3 ये जो COOH है ये हमारा वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है। एसिड कौन होते हैं, जो H प्लस डोनेट करते हैं, तो H प्लस अपना रिलीज नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा, तो कैसा फिर एसिड तो है, कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे आता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। तो अगर एक बात बताना, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक Cl है ना, यानी CH2, इसको मैं Cl को अगर इधर कर लूँ तो कोई इशू तो नहीं है, वही चीज देख लो, है वही चीज। अब ये क्या होगा, Cl अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Cl अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी यहाँ पे ध्यान दो, ये जो CH2 ये रहा Cl और ये रहा यहाँ पे COOH, ये इलेक्ट्रॉन ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, है ना। अब ये जो Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी ये ऑक्सीजन का भी चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, यानी ऑक्सीजन का चार्ज बिजी होगा तो ये H प्लस को रिलीज होने का मौका मिल जाएगा, तो H प्लस इजिली रिलीज हो जाएगा तो अच्छा एसिड कहलाएगा। तो जितने ज्यादा Cl होंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव नेचर रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस आई इफेक्ट। तो यानी यहाँ से जो माइनस आई इफेक्ट 2 Cl में तो और ज्यादा होगा, एक Cl ये लगा हुआ है, एक
CH है और एक Cl ये लगा हुआ है, यानी एक ये भी खींच रहा है, एक ये भी खींच रहा है, इससे और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तो भाई तीन तीन Cl यानी तीनों Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और ये एसिटिक एसिड सबसे कम हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ये अमंग गिवन का। देखो मैंने लिखा, समझा तो मैं आपको रहा हूँ, लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि मान लो अगर आप लोग बाद में कभी वीडियो देख रहे हैं या स्क्रीनशॉट करके ले रहे हो, तो एटलीस्ट आप लोग के पास एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ के खुद भी कैरी कर सकते हो। Among the given carboxylic acid, the strongest acid will be one that can most speedily donate a proton. ठीक है, the key factor to consider is the electron withdrawing effect, यानी minus I effect to the substituent attached to the carbon atom next to the carboxylic acid group, यानी C alpha. C alpha मतलब जिससे वो carboxylic acid अटैच है, उससे जो कार्बन अटैच है उसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे क्या है, ये ध्यान दो, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ टुवर्ड्स देम, यानी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। सो द H+ कैन इजीली रिलीज एंड डोनेट मेकिंग इट द मोस्ट एसिडिक। ऑर्डर की बात करते हैं तो 2 मतलब 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, और फिर हमारे पास जो एसिटिक एसिड है, जैसे ये। सभी को अच्छे समझ आया? चलो और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे कह रहा है शेप बताना है मीथेन का, इथीन का, इथाइन का मॉलिक्यूल्स। देखो मीथेन का तो हम लोग जानते हैं, अगर एक पल के लिए शायद आप ना जानते हो मैं बता देता हूँ, मीथेन का तो टेट्राहेड्रल होता है हमेशा। तो टेट्राहेड्रल हो गया, देखो टेट्राहेड्रल किस में आ रहा है, और पहले नंबर पे आना चाहिए, मीथेन पहले नंबर पे ना होता है, यानी ये कट गया तो ये, अच्छा ये कट गया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रल, यानी सी तो ऑप्शन अब नहीं है, ठीक है। इथीन, इथीन का स्ट्रक्चर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। तो क्या ये एक प्लेन में दिख रहा है बच्चों, एक प्लेन में है ना, यानी एक प्लेन, एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये क्या है, एक प्लेन में है। अगर ये एक प्लेन में है तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। देखो प्लेनर कहाँ कहाँ पे है, यानी ए पे है और सी पे है, यानी बी भी कट गया, डी भी कट गया। भाई ऐसे ही चेक करना होता है यार, और कोई रास्ता नहीं है। और बचा हुआ इथाइन, इथाइन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और ये रहा एच। ये तो एकदम स्ट्रेट चेन है, एक लीनियर है, तो लीनियर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा ये तो कट ही गया, तो सॉरी सॉरी, तो ये इसका मतलब डायरेक्ट हमको फिर यही मिल गया। हमको दूसरा भी मतलब गलती से मैंने वाला भी कर दिया था, या सी वाला भी, डायरेक्ट हमारे पास 1 ही वाला हो गया, क्योंकि इथीन का जो हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 में है, लेकिन 1 में 3 में तो है, लेकिन वो पिरामिडल के साथ है, टेट्राहेड्रल के साथ थोड़ी ना है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। और जल्दी से हम लोग यहाँ पे ध्यान दे देते हैं, यहाँ पे कह रहा है आंसर नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राहेड्रल प्लेनर एंड लीनियर। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मीथेन का कैसा बनता है, मीथेन का इस तरह बनता है, sp3 हाइब्रिडाइज, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड वो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड sp। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड sp2 और ट्रिपल बॉन्ड हमारा हो जाता है sp, जिसका लीनियर इस तरह स्ट्रक्चर। आप लोग स्ट्रक्चर नोट करना चाहो तो आप लोग स्ट्रक्चर भी इस तरह नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बो एनायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बो कैटायन। इसमें कह रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन। अगर हम लोग कार्बो कैटायन जान लेते हैं, जिसको हम लोग दूसरा नेम है कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, जिसका दूसरा नेम क्या है बच्चों, कार्बोनियम आयन। अगर कार्बोनियम आयन जान लेते हैं तो यानी कार्बो कैटायन भी पता चल जाएगा। अगर कार्बन जो कार्बोनियम आयन है यानी जो C+ है, इसका ऑर्डर होता है बच्चों 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर आता है मेरे पास मिथाइल। इसका मतलब जो टर्शरी होगा वो सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर हमारे पास मिथाइल आ जाएगा। इसका मतलब जो मेरे पास जो कार्बो एनायन है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी मिथाइल पहले हो जाएगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, मिथाइल प्राइम। देखो मिथाइल सबसे पहले हो गया, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो गया। यहाँ से इस तरह, वो इसलिए बच्चों क्योंकि एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल अगर मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास आता है तो यहाँ पे इजीली मिल सकता है, इसके साथ इजीली इसके साथ अट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पे अच्छा ध्यान दो, ऐसे 3 H ओपन हो जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या होगा, 1 H 2 H यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरह ओपन हो जाएंगे, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। और यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज्यादा है इस तरह, तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की मदद से भी। तो सभी को अच्छे समझ आए, तो इसका मेथड हमारे पास, एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कह रहा है विच इज द मोस्ट स्टेबल प्लस चार्ज, यानी कार्बो एनायन या वो सॉरी कार्बो कैटायन या फिर कार्बोनियम आयन, दोनों बात ही की है। तो 3 डिग्री वाला कौन सा होगा, देखो ये बट जो कार्बो कैटायन एक कार्बन से अटैच है तो वो होता है 1 डिग्री,
अगर वही कार्बोकैटायन अगर 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, वही कार्बोकैटायन अगर 1 कार्बन से अटैच है तो हमारे पास 1 डिग्री, वही कार्बोकैटायन अगर 3 डिग्री से अटैच है तो 2 डिग्री। अच्छा ये कैसे? देखो ये वाला C जो है ये इस CH2 के साथ अटैच है ना, बाकी इससे जितने भी अटैच हो हमें क्या फर्क पड़ता है? यानी प्लस चार्ज तो सिर्फ 1 कार्बन के साथ अटैच है तो यानी 1 डिग्री होगा ना। लेकिन ये देखो प्लस चार्ज जो है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, इस तरह 3 CH3 के साथ अटैच है, यहाँ पे नहीं। ये रहा प्लस चार्ज, ये रहा CH3, ये रहा CH3 और ये रहा CH3 जो कि इसका स्ट्रक्चर। तो ये एक कार्बोकैटायन 3 कार्बन के साथ अटैच है तो हमारे पास हो जाता है 3 डिग्री। और भी हम लोग ने ऑर्डर क्या देखा था? 3 डिग्री वाला। तो इसका जस्ट उल्टा हो गया तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल हो जाएगा। बात करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट CH3 group so increase plus I effect and stabilized positive charge on the carbocation। सभी को अच्छे समझे? और चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है which one of the following is a nucleophile reagent। न्यूक्लियो मतलब सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक का यहाँ पे मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जिसको प्रोटॉन की जरूरत है। इसका मतलब प्रोटॉन की जरूरत किसको होगी? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफिलिक की जरूरत किसको होगी? जिसके पास नेगेटिव चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत उसी को होगी ना जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज की जरूरत उसी को होगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? यहाँ पे NO2 प्लस के पास, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अट्रैक्ट करेगा। यानी ऑप्शन हो गया मेरे पास का 6 और मतलब आंसर मेरा 6 और ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास C जो कि क्या हो गया NO2 प्लस। कैसे? और यहाँ पे ध्यान दे देते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है स्पीशीज है दैट सीक ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ केमिकल रिएक्शन दे आर ऑफन पॉजिटिवली चार्ज्ड और हैव एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसी वजह से उसको इलेक्ट्रॉन वो ढूंढ रहा होता है, इसी वजह से उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं यानी इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं NO2 प्लस जिसको हम लोग नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड एन एम्प्टी ऑर्बिटल। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो एक ऑर्बिटल उसके पास खाली है, मेकिंग इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग अ रिएक्शन। और किसी मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल से रिएक्शन वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। सभी को अच्छे समझ है? चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे कह रहा है हेट्रोलिटिक फ्यूजन। देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं ए और ये है, अगर सिमिलर एनर्जी वाले हैं, अगर कोई भी फ्यूजन ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड अगर ये बॉन्ड किसी भी एनर्जी से या फ्यूजन से किसी भी एनर्जी से टूटता है, दो होते हैं एक हेट्रोलिटिक एक होमोलिटिक। होमोलिटिक जो होता है वो सेम सेम में होता है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम होती है, तो इस वजह से वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? फ्री रेडिकल जनरेट होता है। अगर यही चीज डिफरेंट डिफरेंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन क्लोरीन यानी CCl4 होता है, यानी बॉन्ड यहाँ पे जो ब्रेक होंगे वो क्या होगा? एक 1 कैटायन होगा एक 1 एनायन होगा क्योंकि हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का D हो जाएगा। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ड्यूरिंग हेट्रोलिटिक फ्यूजन। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो होता है, क्लोरीन अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकमिंग अ क्लोरीन आयन। और वहां पे क्या हो जाएगा? बिकमिंग अ कार्बन पॉजिटिव आयन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। देखो ये सारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं और मैंने अधिकतर कोशिश किया मैं सारे टॉपिक से लेके आया हूं, यानी कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बो कटायन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने सबसे उठाया हुआ है। तो अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको थोड़ा सा शांति से बैठ के सिर्फ आधा घंटा लगा लेना है। रोज रोज आधे घंटे लगा लोगे तब भी पेपर यार बहुत आसानी से निकल जाएगा, आपको कहीं पे भी कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है। बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। और हाँ भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से पूरा सब कुछ मेथड चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते थे लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो पूरा सब कुछ चेंज हो गया है, तो ध्यान रखना ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मदद से हो रहा है। पता नहीं अब आप लोग को अच्छा लगेगा मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और क्या वीडियो तो अच्छी लगनी चाहिए यार। बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। कम्स इनटू प्ले एट द डे, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये कौन से पॉइंट जो है वो फिट बैठ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट पॉइंट बता देता हूँ इसमें कौन सा पॉइंट फिट बैठ रहा है। वो हमारे पास बैठ रहा है ए, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है बच्चों, इसका जो दूसरा नेम हो गया है वो हो गया है आज की डेट में रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट से भी इनको जानते हैं। तो अगर कहीं पे भी अगर आप लोग कहीं वीडियो सर्च कर रहे हो आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो रेजोनेंस इफेक्ट से भी देख सकते हो, क्योंकि उसका दूसरा नेम वही हो गया। यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है
और इसमें जो इसका बॉन्ड हो गया, प्लस चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, वो ज्यादा देर तक कहीं पे भी नहीं रहता, यानी टेम्परेरी इफेक्ट होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन मॉलिक्यूल इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सभी को अच्छे से समझा? तो ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज समवॉट आउटडेटेड मॉडर्न केमिस्ट्री के अनुसार, often the broader terms resonance effect to encompass these temporary effects shift electron within molecules। भाई हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट में भी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये बेंजीन है, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं ये भी तो क्या कहते हैं, ये रिंग में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है पूरी रिंग में रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए जब इसका हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग इसी तरह तो बनाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक भी जगह परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, वो इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में रिवॉल्व कर रहा है, इसीलिए उसका दूसरा नेम क्या हो जाता है हमारे पास, रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कम्स इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो हमारे पास ऑप्शन ये हो जाएगा, ये इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा बॉन्ड। पाई सिग्मा बॉन्ड में तो होता ही पाई बॉन्ड की मदद से होता है, ठीक है। कम्स इनटू प्ले इन अ मॉलिक्यूल विद इन एटलीस्ट वन एटम हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, एक एटम का नहीं, पूरे रिंग में रिवॉल्व कर रहा है, यानी पूरे रिंग पार्टिसिपेट कर रही है। इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, लेकिन डिस्टॉर्शन यहाँ पे जो बात करता है वो परमानेंट की बात करता है, कभी टेम्परेरी की बात नहीं करता है। तो इसलिए ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। जो फिट बैठ रहा है वो हमारे पास ए बैठ रहा है। चलो बात करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कैन बी डन। अब ये स्टेबिलिटी इसमें किस वजह से आ रही है? अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? अगर ये बॉन्ड इसके पास शिफ्ट करके, इसके पास प्लस चार्ज है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी, अगर ये अपना एक बॉन्ड अगर इसको दे दे तो किस तरह हो जाएगा, CH3 हो जाएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा CH आ जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर मान लो अपना ये इलेक्ट्रॉन ना दे करके अब डायरेक्ट अपना बॉन्ड दे दे तो कैसे हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो पहले प्लस चार्ज यहाँ पे था, अब प्लस चार्ज यहाँ पे, यानी इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ध्यान देना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, CH2 डैश CH डैश CH2, एक बार बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, एक बार बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, एक बार प्लस चार्ज यहाँ पे आ रहा है, एक बार प्लस चार्ज यहाँ पे आ रहा है। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अच्छा हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसका बनता है, रेजोनेंस का ही बनता है, यानी यहाँ पे किसके आ जाएगा आंसर, रेजोनेंस, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं, तो इस तरह भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो CH3 हो गया। अगर बॉन्ड शिफ्ट करा रहे हैं तो बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। क्योंकि कार्बन की हाइड्रोजन नहीं बढ़ा रहे, बॉन्ड शिफ्ट करा रहे, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड इस तरह आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन बहुत इजी है, वहां खाली इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। इसका मतलब एक थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है, यानी डोनेट कर देता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर देता है। फिर कार्बन के पास अगर कमी आती है तो एक और हाइड्रोजन डोनेट करता है, यानी एक और हाइड्रोजन डोनेट करता है, एक और, यानी इसको 3 हाइड्रोजन यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी है तो यहाँ पे किसी और से ले रहा है क्या, किसी और बॉन्ड से शेयर कर रहा है क्या, नहीं ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। और किसने दिया था, इसको दिया था नेथन और बेकर, ये दो अलग है, ठीक है। बेकर और नेथन ये दो एक नेम नहीं है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस इफेक्ट को दिया था। अब पता नहीं क्यों दिया था यार, मुझे भी नहीं पता, पढ़ना आपको ही पड़ता है, पढ़ना मुझे पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी। द टर्म एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन केमिस्ट नेथन एंड बेकर हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे बात कर रहे हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, दिस टर्म डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। देखो आप एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट मत करो यार, सिर्फ इसके ऑप्शंस ध्यान रख लो कि कैसे कैसे इसके ऑप्शंस हो रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं, ठीक है। नोट करोगे कोई भाई थ्योरी पेपर तो है नहीं, एमसीक्यू है, हमें जल्दी जल्दी बस फटाक से टिक लगाना है। अगर आता होगा तो पेपर 1 घंटे में भी हो जाएगा, नहीं आता होगा तो फिर थोड़ा सा मदद तो चाहिए होगी, तो उसके लिए वो भी चल जाता है, ठीक है। हाँ लेकिन चीटिंग नहीं करना, पहली बात होती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन यानी मेरे पास एल्कीन CH3 CH3, यहाँ पे कर रहे हैं इसका ब्रोमिनेशन Br2। तो यहाँ पे होता क्या बच्चों, एक H निकल जाता है इसके साथ, तो यहाँ पे CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके पास, तो एक एल्काइल ग्रुप अटैक मारेगा तो आ जाएगा Br। मतलब इस तरह, जैसे मैं यहाँ पे वापस से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ पे लिख दिया CH3 प्लस Br2, तो यहाँ से क्या होता है एक H Br के साथ निकल जाएगा तो आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो एक ब्रोमीन अटैक मारेगा तो यहाँ पे आ जाएगा Br। इसको बोलते हैं ब्रोमो इथेन, क्या बोलते हैं, या इथाइल ब्रोमाइड।
और बचा हुआ प्लस क्या निकल जाएगा, HBr के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बो एनायन होगा, कार्बो कैटायन होगा, कार्बीन होगा, फ्री रेड। कार्बीन का मतलब होता है बच्चों कार्बन के ऊपर दो स्तर है, इसको बोलते हैं कार्बीन, ठीक है, या फिर कार्बन के आगे भी लगा सकते हैं इस तरह, कोई इशू नहीं है। तो अब कार्बो कैटायन फ्री रेडिकल, अब क्या जनरेट होगा। अच्छा थोड़ा बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे शायद पता है या फिर शायद ना भी हो। यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल कैसे, एक बी आर का मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो इस तरह फ्री रेडिकल जनरेट है, क्योंकि Br2 एक सेम मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा। होमोलिटिक फ्यूजन से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा एक के पास और एक के पास। सभी को अच्छा समझ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, और इसका आंसर जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया। यहाँ पे बात करते हैं SN1 हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब एक बात ध्यान रखना, जो SN1 रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकैटायन बनता है, ठीक। जो SN2 रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। क्यों? जो SN1 रिएक्शन होती है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी जो RDS होता है, छोड़ो RDS को, मुझे लगता है शायद काफी बच्चों को RDS उतना समझ में भी नहीं आता है यार। मतलब कहने का है, जहां पे भी जो रिएक्शन में कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है यानी बहुत ही स्लो रिएक्शन है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस पे हो रहा है ना, जैसे मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक एक रिएक्शन हुई और यहाँ पे आया कार्बोकैटायन, तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। इसी को बोलते हैं बच्चों RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि हम यहीं पे रेट पता कर सकते हैं। रेट ना ज्यादा तेज रिएक्शन का पता कर सकते हैं ना बहुत ही स्लो रिएक्शन का पता कर सकते हैं, हम थोड़ा मिनिमम यानी मॉडरेट रिएक्शंस का ही हम लोग रेट पता कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। शायद अब आप लोगों को समझ आया हो। तो यहाँ पे क्या होता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन प्रेजेंट होता है, SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं होता है। तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकैटायन, तो ऑप्शन नंबर 20 का कार्बोकैटायन इज द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अंडर बोथ SN1 रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन के लिए अगर सबसे अच्छा बात करें कार्बोकैटायन तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसका ये ऑर्डर होता है, यही ऑर्डर इसका एल्काइल हैलाइड का भी होता है, यानी 3 डिग्री हैलाइड ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अभी हम लोग ने देखा था ना Cl माइनस का ड्यू टू इंडक्टिव माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की, जल्दी देखना, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन लाइज बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, दिस रीजन इज द, अरे रेजोनेंस भाई, जाहिर सी बात है यार, क्यों इस तरह। अब यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन है, तो एक के पास डबल बॉन्ड, एक के पास सिंगल बॉन्ड, एक के पास डबल बॉन्ड, देखो सिंगल सिंगल डबल डबल, लेकिन सबके बीच की लेंथ तो सब एक ही लाइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस की मदद से बेंजीन का स्ट्रक्चर था वो। अब बात कर लेते हैं फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक Br है, वाटर की ब्रेकिंग कैसे होती है, H प्लस OH माइनस, क्वेश्चन नंबर 14 में H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, ये किस तरह लिखा हुआ है, ये इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है Br, ये सारे CH3 के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ये H प्लस है और OH माइनस, मैंने वाटर को ब्रेक कर दिया, तो एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टर्शरी एल्कोहल, क्या किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, टर्शरी एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, तो यहाँ पे किसकी रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन की मदद से। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की, the number of electron present in the valence shell of carboanion bearing a negative charge। अच्छा एक बार बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, कैसे करेंगे, 2,4, यानी अगर ये 4 लूज कर देगा तो हीलियम की तरह स्टेबल हो जाएगा, अगर ये 4 गेन कर लेगा तो नियॉन की तरह स्टेबल हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर ये 4 गेन करेगा, क्योंकि कार्बो एनायन कर रहा है यानी इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो जो कार्बन है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे 6 है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो C10 हो गया, नियॉन की तरह हो गया, यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, और इसने गेन किया है तो कितने हो जाएंगे, C4 माइनस। कोई भी डाउट यहाँ तक था, नहीं ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था इस वजह से, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना भाई कार्बोकैटायन, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही तो गेन कर रहा है, तो उसके आखिरी में 6 है तो 7 हो जाना चाहिए, लेकिन वो स्टेबिलिटी के लिए गेन करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए होता है, इसीलिए वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हो जाएंगे, 2,8 हो जाएंगे। सभी को अच्छे समझ आए।
तो यहाँ तक थे 15 क्वेश्चन यार। आई होप आप लोग ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। मैं कह रहा हूँ या तो अगर मान लो बहुत फास्ट हो गई हो तो आप लोग स्लो करके भी कर सकते हो, या स्लो हो गए तो बहुत तेज करके भी आप लोग फटाफट इसके एमसीक्यूज देख सकते हो। अगर आप लोग को मेथड आता है तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इसके एमसीक्यूज आप लोग एज ट्रायल फॉर्म में भी ले सकते हो। देखो प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन अगर इस सम का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी अपने खुद से लगा सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 का। हम लोग ने पहले चैप्टर की बात करी थी, अब हम लोग इसकी यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जो कि हमारा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसमें भी कोशिश करूंगा मैं आप लोग को 20 से 25 एमसीक्यूज कराऊंगा, यानी अगर 20 यानी 35 एमसीक्यूज हो जाएंगे। क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।